21 फरवरी 2025 की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे क्या दिल्ली में शपथ लेते ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री नरेंद्र मोदी से हो गए हैं अलग। क्या मोदी को क्या दिखाने लगी है दिल्ली सरकार, बताएंगे क्या है पूरा मामला, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की जमकर किरकिरी हो रही है दोस्तों। इसी के साथ में 7 घंटे कांग्रेस पार्टी की हुई बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद अचानक से राहुल गांधी ने क्यों दिया है मायावती को बड़ा ऑफर दोस्तों, और क्या उन्होंने ऑफर को ठुकराया है या फिर कुछ और बात कही है, बताएंगे। उनका जवाब भी सामने आ चुका है। इसी के साथ में कहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता पर दिन दहाड़े हमला हुआ है बीजेपी सरकार में, बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। के साथ में क्यों गेट आउट मोदी के सोशल मीडिया पर 2 लाख से ज्यादा पोस्ट किए गए हैं दोस्तों, बताएंगे कौन से राज्य के मोदी के दौरे से पहले गेट आउट मोदी ट्रेंड कराया जा रहा है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी की गारंटी नाम का कुछ भी नहीं होता, ये एक फर्जी योजना है भाजपा की और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 को वोट डाले जाने से पहले दिल्ली के अंदर 6 के आसपास रैली की है दोस्तों। 6 की 6 रैली में नरेंद्र मोदी आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ा वादा करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि आप हमको वोट दीजिए, हमको 2500 रुपए महीना देंगे, ये मोदी की गारंटी है। इसके बाद लोगों को लगा कि शायद पहली बार नरेंद्र मोदी सच बोल रहे होंगे, दिल्ली वालों को विश्वास हो गया तो बीजेपी को वोट भी मिल गया दोस्तों। लेकिन जब 12 दिन बीजेपी ने लिया अपना मुख्यमंत्री तय करने के लिए, तो लोगों को लगा कि शायद बीजेपी कुछ ज्यादा विचार विमर्श कर रही है, नरेंद्र मोदी थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि 2500 रुपए कैसे देने हैं। फिर अचानक से 19 तारीख को खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने गाली गलौज करने वाली एक महिला को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री एक कमजोर व्यक्ति को बनाए जाने के बाद लोगों को लगा कि शायद नरेंद्र मोदी दिल्ली का कंट्रोल खुद से लेना चाहते हैं और वादे को पूरा करेंगे। इसके बाद दोस्तों 12:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होता है। 6 मंत्री और मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं। लोग वेट कर रहे होते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीने का ऐलान कर दिया जाएगा दोस्तों। लोग पूरे दिन वेट करते रहे। फिर जाकर शाम को 7-8 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने पहली कैबिनेट की मीटिंग की, जिसमें रेखा गुप्ता समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे दोस्तों। सारे मंत्री कमरे में बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि कुछ बड़ा ऐलान होगा और नरेंद्र मोदी जो ने वादा किया था वो वादा पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बैठक से बाहर आती है, पहली कैबिनेट से बाहर आती है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा, दूसरा आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। उसी आयुष्मान भारत को जिसके नाम पर जमकर लूट पूरे देश भर के अंदर मची हुई है दोस्तों। सीएजी ने भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा बताया था। बस ये 2 बातें बोलकर भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री यहां से चली जाती है दोस्तों, और दिल्ली वालों को मायूसी होने लगी है और समझ में आ गया है कि मोदी की गारंटी एक फर्जीवाड़ा है। नरेंद्र मोदी ने चिल्ला चिल्लाकर अपनी सारी सभाओं में कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी तो हम मोदी की गारंटी के तहत कैबिनेट की पहली बैठक में आप लोगों को 2500 रुपए महीने का अनाउंसमेंट कर देंगे, स्कीम लेकर आ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रात में जाकर एक तो कैबिनेट की बैठक की दोस्तों, और 2500 रुपए महीना देने की तो दूर की बात, यहां तक कि इसकी चर्चा नहीं की गई। इससे समझ में आ चुका है कि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में लोगों से साफ झूठ बोला था कि पहले कैबिनेट की पहली बैठक में शपथ लेते ही 2500 रुपए महीने का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी की गारंटी केवल 2 लोगों के लिए होती है, बाकी और लोगों के लिए मोदी की गारंटी नहीं बल्कि झूठे वादे हैं जो चुनाव जीतने के लिए बार बार किए जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या दिल्ली वालों को कभी भी 2500 रुपए महीना मिल पाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी 9 लाख महिलाओं को अब लिस्ट से बाहर करने की तैयारी चल रही है और अन्य महिलाओं से केवाईसी कराने के लिए बोला गया है। आपको बता दें कि दिल्ली का टोटल बजट 73,000 करोड़ रुपए है, जबकि अगर आप दिल्ली के पॉपुलेशन की बात करेंगे दोस्तों तो लगभग 3 करोड़ या 3.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। आधी आबादी का मतलब 1.5 करोड़ के आसपास की आबादी महिलाओं की है और महिलाओं में भी 70% ऐसी है जो 18 साल से ऊपर है, तो लगभग 1 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं। और 1 करोड़ को अगर आप 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 28,000 करोड़ रुपए हर महीने का खर्चा बन रहा है, जबकि पूरे साल का बजट है दिल्ली का 76,000 करोड़ रुपए, यानी 28,000 करोड़ रुपए। क्या आपको लगता है कि एक ही महीने में दे दिया जाएगा तो 3 महीने में ही बजट खत्म हो जाएगा दोस्तों? आपको भी लगता है कि ये योजना बीजेपी कभी लागू नहीं करेगी और मोदी ने लोगों से झूठ बोला था कि पहले कैबिनेट की पहली बैठक में ये पास कर दिया जाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि रेखा गुप्ता ने नरेंद्र मोदी को झूठा साबित कर दिया है तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। वहीं पर भारत के इतिहास में वो दिन बड़े सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा जिस दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपस में गठबंधन हो गया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे के लिए रायबरेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा कि मैं चाहता था कि बहन जी लोकसभा के चुनाव में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन वो साथ में नहीं आई, हमें काफी दुख हुआ। यदि तीनों पार्टी सपा, कांग्रेस, बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक तरफा जीत लेते और देश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। इशारों में राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो के लिए एक ऑफर भेजा है दोस्तों। हालांकि बसपा सुप्रीमो इस ऑफर को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जातिवादी पार्टी बताते हुए कई और निशाना साधा है दोस्तों। कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ में आइए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की मायावती को ऐसा करना पड़ेगा, वरना उनकी पार्टी भी धीरे धीरे करके खत्म हो गई है और जितना ज्यादा कमजोर होगी उतना ज्यादा बहुजन मूवमेंट को एक झटका लगेगा। और जिस तरीके से कई और दलित समाज के नेताओं का उभार हो रहा है दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर बसपा अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं
नहीं लड़ती तो फिर उनके लिए अपनी पुरानी स्थिति को बचाए रखना लगभग असंभव हो जाएगा। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है और यही बड़ा कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सारे महासचिवों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने मिलकर लगभग 7 घंटे तक बैठक की है दोस्तों। इस बैठक में संगठन को विस्तार करने पर डिटेल में चर्चा की गई है। सीईसी के नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं, महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी सवाल कई सारे खड़े हुए हैं और संगठन में आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी कौन से स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ेगी दोस्तों, से लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। 7 घंटे चर्चा के बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से ममता बनर्जी को एक बड़ा ऑफर भेजा है। अगर आप भी मानते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती को इस ऑफर को स्वीकारना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। लेकिन 7-7 घंटे तक बैठक का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से संगठन और चुनाव लड़ने के मशीनरी पर फोकस कर रही है दोस्तों। के साथ में तमिलनाडु के हुए विधानसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में घुसने की कोशिश कर रही है। बीजेपी बार बार मोदी की सभाएं करवा रही है तमिलनाडु में, लेकिन बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। एक और ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर गए थे, उससे पहले सोशल मीडिया पर 2,63,000 पोस्ट करवाए गए। गेट आउट मोदी, हैशटैग गेट आउट मोदी का सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड है दोस्तों, आप लोग देख के समझ सकते हैं कि किस लेवल पर नरेंद्र मोदी का विरोध तमिलनाडु के अंदर हो रहा है। वहीं पर महाराष्ट्र की एक अदालत ने सरकारी कोटे के तहत फ्लैट पाने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा कराने पर 30 साल पुराने मामले में महायुति सरकार के कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मणिक राव कोकाटे को गुरुवार को 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। मणिक राव के फैसले के बाद कहा गया है कि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। वह फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। नासिक जिला के सत्र न्यायालय ने पूर्व मंत्री दिवंगत टीएस दिघोले की शिकायत पर 1995 में दर्ज इस मामले में मणिक राव के भाई सुनील कोकाटे को भी दोषी करार दिया है दोस्तों। कुल मिलाकर सरकारी फ्लैट को अपने नाम पर करवाने, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करवाने वाले व्यक्ति को बीजेपी की सरकार ने कृषि मंत्री बना दिया है दोस्तों। लेकिन अब कोर्ट ने सजा सुनाई है 2 साल की, तो उम्मीद है कि विधायी की जाएगी और मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल लोगों को मंत्रालय में जगह बीजेपी ने देकर ये बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का साथ और भ्रष्टाचारियों का विकास चाहती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों भाजपा की पार्टी में भ्रष्टाचारी बड़ी मात्रा में है, तो ऐसा नहीं है कि सहयोगियों के पास भ्रष्टाचारी नहीं है, उनके पास भी एक से बढ़कर एक तुर्रम खान है दोस्तों और उन सबको बड़े बड़े मंत्री तक बनाया जा रहा है। जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी किस लेवल पर भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े पोस्ट से नवाजती है। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा। कृषि मंत्री बनाए जाने पर साथ साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर विधान परिषद में जबरदस्त बवाल देखने को मिला दोस्तों। लाल बिहारी यादव को टांग कर मार्शल बाहर लेकर चले गए नेता। विपक्ष ने कुंभ के आंकड़े छिपाने का आरोप बीजेपी सरकार पर लगाया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी वेल में धरने पर बैठे थे, मार्शलों ने लाल बिहारी यादव को टांग कर बाहर कर दिया। परिषद के सभापति ने सदन के भीतर मार्शल बुलाया, लाल बिहारी यादव को सदन में टांग कर ले गए, सदन से टांग कर ले गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके का रवैया अपना रहे दोस्तों, उनको ये याद रखना चाहिए कि जब सरकार 27 में बदलेगी तो इसी तरीके से भाजपाइयों को टांग टांग कर बाहर सदन के ले जाया जाएगा। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या बीजेपी के लोग सत्ता में इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं कि विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए सारे रास्ते अपना रहे हैं? साथ साथ दोस्तों एमएलए जनता दल यूनाइटेड के गोपाल मंडल ने फिर से निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट की है। दोस्तों गोपाल मंडल एक विवादित नेता है जनता दल यूनाइटेड के। इससे पहले भी उन्होंने कई लोगों के साथ मारपीट की है, तमंचा भी लहराया है और अब एक निगम के कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को पीटा गया है। नाराज कर्मचारी ने काम ठप कर दिया दोस्तों और कार्रवाई की मांग को लेकर नगर आयुक्त से अपील करने के लिए पहुंच गए हैं। क्या आपको लगता है कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार में जो जंगल राज से भी बढ़कर राक्षस राज बिहार में चल रहा है, उससे लोगों को छुटकारा मिल पाएगा? क्योंकि राक्षस राज में खुद ही जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के लोग संलिप्त है दोस्तों। जब विधायक ही जंगल राज और राक्षस राज का प्रतीक बन चुका है तो फिर अन्य जनता के लिए तो मुश्किलें बढ़ेंगी ही। और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए अब जरूरी है कि देश की जनता के साथ साथ बिहार की जनता भी कुछ बड़े परिवर्तन करे और बिहार में युवा नेतृत्व ही बिहार की स्थिति को ठीक कर सकता है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने 35 साल भीख मांगकर गुजारा है। नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में इस दावे पर अब केरल कांग्रेस की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि उम्मीद करता हूं कि आपने कहा कि 35 साल तक आपने भीख मांगकर खाया है, तो फिर 35 साल आपने यूएस एड से पैसा मांगकर नहीं खाया होगा, भीख मांगकर नहीं खाया होगा। यानी दोस्तों अमेरिका की एजेंसी यूएस एड ने भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने के लिए पैसे बांटे थे। इसमें कई सारे भाजपा के लोगों के भी नाम बताए जा रहे हैं और इनडायरेक्ट तरीके से भी बीजेपी के लोग यूएस एड के लिए काम कर रहे थे। तो अब नरेंद्र मोदी से यह तीखा सवाल पूछा गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 2012-13 के दौरान जो आंदोलन हुआ उसमें अमेरिका का सीधा हाथ था कांग्रेस पार्टी की सरदार मनमोहन सिंह की सरकार गिराने के लिए, और सही से जांच की जाए तो इसमें वे लोग पकड़े जाएंगे जो अपने आप को बहुत बड़े राष्ट्रवादी बताते हैं। जो भी आपको लगता है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ बिहार के आरा संसदीय सीट से चुनाव हारने का मलाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का नहीं गया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि मन से सबसे ज्यादा इस बात को लेकर चोट पहुंची है कि इस हार की वजह कोई दूसरा नहीं बल्कि अपने ही लोग थे जो षड्यंत्र रच रहे थे। पूर्व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कार्यक्रम के दौरान कहा है कि मैं जनता का धन्यवाद करता हूं और जो लोग मुझे हराने के षड्यंत्र में शामिल थे, अगर उन्हें लोगों को पार्टी टिकट देती है तो हम उसके खिलाफ काम करेंगे और डंके की चोट पर हराएंगे। यानी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की और उनका इशारा था दोस्तों। क्या पवन सिंह को बीजेपी टिकट देने की तैयारी कर रही है? जो क्योंकि हवा में काफी सारी चर्चाएं तैर
तैर रही है दोस्तों। और ऐसे में पूर्व मंत्री के द्वारा ये कहना कि वो विरोध करेंगे तो क्या पवन सिंह को टिकट मिलेगा और फिर विरोध करने के लिए आरके सिंह मैदान में आएंगे, तब तो और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक कई सारे जोरदार बवाल देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी कई सालों से सत्ता में है, तो अब पार्टी में फूट पड़ने के भी समय आ चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जनता में जो आक्रोश है उसका नतीजा बिहार के चुनाव के बाद देखने को जरूर मिलेगा, तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा दोस्तों। और जिस कपिल मिश्रा ने विवादित बयान देकर 2020 के दंगों में भूमिका निभाई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, उसी कपिल मिश्रा ने नरेंद्र मोदी पर ट्वीट करते हुए 30 मार्च 2016 को आईएसआई का एजेंट बताने की कोशिश की है दोस्तों। अब आईएसआई के हवाले वतन साथियों इस तरीके से नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे पर निशाना साधा था दोस्तों। यानी कपिल मिश्रा जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने न केवल विधायक बनाने के लिए टिकट दिया बल्कि बीजेपी ने मंत्री बना दिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों। एक ऐसी कहानी नरेंद्र मोदी और गुजरात की एक महिला को लेकर सुनाया गया था सदन के अंदर कि सुनने वाले को भी शर्म आ जाए दोस्तों। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा को यह जिम्मेदारी दी है, मंत्री बनाया गया दोस्तों। आपकी क्या राय है लिखकर जुटा के ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में द ट्रिब्यूनल ने एक रिपोर्ट छापी है, उन्होंने बताया है कि चाइना ने भारत के इलाके में 90 गांव बना लिए हैं, अरुणाचल प्रदेश के इलाके में। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि द ट्रिब्यून की इस खबर के अनुसार चीन अरुणाचल प्रदेश के विवादित एलएसी क्षेत्र में 90 नए गांव बसा रहा है। वह भारत की सीमा पर अब तक 628 गांव बसा चुका है। इससे पहले भी खबर में आया था कि चीन भारत की सीमा पर लगातार घुसपैठ कर रहा है, हमारी जमीन कब्जाने के अलावा वह अतिक्रमण करके बड़े बड़े बांध, सड़कें और पुल और मिलिट्री बेस और बंकर वगैरह निर्माण कर रहा है। लद्दाख क्षेत्र के 2 नए प्रांत बसाए जा रहे हैं। लद्दाख में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा कर रहा है। दर्जन जगह के नाम बदल दिए गए हैं। चीन के सवाल पर नरेंद्र मोदी साथ कर बैठ जाते हैं और क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपाइयों के लिए यह साफ संकेत है दोस्तों की बीजेपी के लोगों में हिम्मत नहीं है चाइना को लेकर कोई कमेंट करने की। और यही बड़ा कारण है कि जब पाकिस्तान मुद्दा आता है तो बीजेपी के लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन जब चाइना का मामला आता है तो फिर शून्य पटक सन्नाटा हर जगह। केरल में जैसी भाजपा की स्थिति है वैसे ही स्थिति हो जाती है दोस्तों, यानी एकदम शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। आपकी क्या राय है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ आदित्यनाथ योगी दावा करते हैं कि संगम का पानी नहाने तो छोड़िए पीने के योग्य भी है, यानी पिया भी जा सकता है। इस पर म्यूजिक कंपोजर विशाल दडलानी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनका कहना है कि महाकुंभ में पानी पीने लायक है तो वो खुद पीकर दिखाए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ संगम के पानी में बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया होने की खबर को दरकिनार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर उनको लगता है कि पानी पीने योग्य है तो वो पानी पीकर दिखाए, कैमरे के सामने पानी पीकर दिखाए, तब माने। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को यह शर्त स्वीकार करनी चाहिए जैसा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। वरना सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ को पता है कि मीडिया वाले जाकर जांच पड़ताल तो करेंगे नहीं, तो कुछ भी बयान दे देते हैं ताकि बच जाए। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने 110% के टैरिफ को कम करके 15% कर दिया है। आपको बता दें कि टेस्ला की इलेक्ट्रिकल व्हीकल भारत में और ज्यादा बिकती हुई नजर आने वाली है दोस्तों, क्योंकि मोदी सरकार ने पॉलिसी में परिवर्तन किया है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान एलन मस्क से भी मुलाकात किया था नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी और एलन मस्क की बातचीत में जो फैसला लिया गया उसी के आधार पर बीजेपी ऐसा कर रही है, लेकिन हाल तो उठेगा ही दोस्तों कि अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है। क्या भारत के अंदर भारत की अपनी कंपनियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना शुरू कर चुकी है, क्योंकि भारत के बिजनेसों को प्रोटेक्शन देना जरूरी है ताकि वो भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बना सके, तब जाकर टेस्ला से कंपटीशन होना चाहिए दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी का एलन मस्क से मुलाकात, उसके बाद ये फैसला से पता चलता है कि बीजेपी के लोग पूरी तरीके से झुक गए हैं, अमेरिका की सारी बातें मानते नजर आने लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में नाचाराम मल्लापुर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जुलूस समूह तलवार लहराते हुए मस्जिद के सामने से नारे लगाते हुए निकला है दोस्तों। चाणक्यपुरी कॉलोनी में मस्जिद अशरफ के बाहर हुई इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो सामने है, जहां पर 10 से 12 लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती का कार्यक्रम मना रहे हैं। शिवाजी जयंती मनाते वक्त ऐसा हुड़दंग किया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल और केवल भड़काने के लिए किया जा रहा है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हैदराबाद में इस तरीके की हरकतों का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं माहौल हैदराबाद का खत्म करने की सारी कोशिशें की जा रही है, माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही है। और शिवाजी महाराज की जयंती में इससे पहले भी आपस में कोई तनाव नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से क्यों झंडा ले जाकर मस्जिदों के सामने नाचा जा रहा है दोस्तों। जरूर इसके पीछे कोई सोची समझी और कोई राजनीति है, आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के एमएलए देवेंद्र यादव आखिरकार लंबी लड़ाई लड़ने के बाद छत्तीसगढ़ में जेल से बाहर आ गए हैं दोस्तों। रायपुर जेल में बंद भिलाई से कांग्रेस पार्टी के विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के विधायक को शुक्रवार की शाम तक जेल में ही रहना होगा। जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही देवेंद्र यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। पिछले साल 10 जून 2024 को सतनामी समाज के जैत खाम तोड़े जाने के विरोध में सतनामी समाज ने एसपी और कलेक्टर के कार्यालय में आग लगा दी दोस्तों, और इसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से एक कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम था, हालांकि अब उनको छोड़ दिया गया है। साथ साथ दोस्तों ट्रंप की सरकार ने पनामा देश में एक जहाज में भारतीय लोगों को भरकर भेज दिया। लोगों ने कहा कि ये जहाज जो सेना का जहाज भारत में उतर सकता है तो वो पनामा में क्यों नहीं उतर सकता, क्योंकि पनामा एक छोटा देश जरूर है लेकिन वो आत्मसम्मान वाला देश है। वो कभी भी अमेरिका के विमान को, खासकर एयरफोर्स के विमान को नहीं आने देगा
दोस्तों, लेकिन पनामा में जिन भारतीय लोगों को छोड़ा गया है, जहाज के थ्रू छोड़ा गया है, यानी पानी वाले जहाज के थ्रू छोड़ा गया है, यानी दुनिया भर के सारे देश विरोध कर रहे हैं अमेरिका के सैनिक जहाज का, लेकिन भारत में उतरने दिया जा रहा है। दोस्तों, यही बताती है कि विश्व गुरु के नाम पर लोगों का मूर्ख बनाया जा रहा है। साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक्शन लेते हुए पार्टी के 7 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। गुरुग्राम, करनाल और यमुनानगर के 2 नेताओं को और हिसार के 1 नेता को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग मैसेज भेज रही है। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को झटका, कोर्ट जाएंगे 9 लाख महिलाओं के नाम। दरअसल दोस्तों, पहले तो महिलाओं के नाम हटाए जाएंगे, उसके बाद रीवेरिफिकेशन होने वाला है। रीवेरिफिकेशन के बाद कई और नाम काटे जा सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर केवाईसी के नाम पर और भी महिलाओं को महाराष्ट्र में फंसाया जाएगा। धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से 2500-2100 का जो वादा है उसे जरूर दूर लेकर चली जाएगी। दोस्तों, आपको जो भी लगता है लिख कर जुटाएगा। साथ साथ अपने आप को एंकर बताने वाले, पत्रकार बताने वाले मानक गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आखिरकार गुप्ता समुदाय के लोगों को हक मिल गया, क्योंकि दिल्ली में रेखा गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। दोस्तों, यानी खुद की जाति के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को जातिवाद पर भाषण देते हुए ये लोग नजर भी आते हैं। ऐसे एंकर भी नजर आते हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। अशोक कुमार पांडे बोले, कहा और जाट समुदाय का हक छीना गया है, ये भी तो लिखिए। जाट समाज का अपमान जो किया गया है, वरना परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ तो ले ली दोस्तों, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के लिए जब वो निकली तो उनकी गाड़ियों की एक लंबी कतार देखने को मिली। इसके बाद लोगों ने कहा कि कल तक रेखा गुप्ता सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को गाली देती थी, आज देखो सीएम बन गई तो काफिले में चल रही है। एक गाली देने वाले का सीएम बनना केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जो बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ डल्लेवाल ने किसान संगठनों को दिया एकता का संदेश। 22 तारीख को केंद्र सरकार के साथ छठी बातचीत होने वाली है। आधिकारिक पत्र भी सौंपा जाएगा। दोस्तों, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की इस अपील से आपकी क्या राय है, लिखकर जो बताएगा। साथ साथ असम के नगांव से कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद जो सबसे ज्यादा अंतर से चुनाव जीत कर आए थे दोस्तों, उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों से मारपीट भी की गई, हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। दोस्तों, कुल मिलाकर जब से बजुद्दीन अजमल बुरी तरीके से चुनाव हारे तब से उनके समर्थक काफी भड़के नजर आते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद रकीबुल हुसैन के चुनाव जीतने पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ लोकपाल जांच सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बहुत परेशान करने वाला है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, यानी जजों की कोई जांच अब लोकपाल नहीं कर पाएगा, इस पर रोक लगा दी गई है। सवाल यह कि क्या देश में जज और जनता और सरकार अलग अलग है, तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसीलिए जजों की भी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जजों के ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि लोकायुक्त के हेड को चुनने के लिए निष्पक्ष तरीका अपनाना चाहिए और फिर उसके बाद सरकार से लेकर विपक्ष और कोर्ट तक को इसके अंतर्गत आना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट भी अपनी जवाबदेही देने से बच रहा है और मामले को टालने की कोशिश कर रहा है तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, पहली बैठक हुई, इसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना का ऐलान नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत पूरी बीजेपी ने वादा किया था कि पहली ही कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दे दिया जाएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी की पार्टी के संगठन में भूमिका तय करने के लिए उनकी कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ 2 बैठकें हुई है। दोस्तों, उदयपुर और जयपुर के चुनाव संबंधित संकल्पों को लेकर लागू करने के लिए एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। राहुल गांधी चाहते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। आइडियोलॉजी कितनी भी स्ट्रांग हो, अगर आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये बात भी सब नेताओं को पता है, सब भी कर रहे। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर भी दिया है। आपको क्या लगता है, लिखकर जुटाएगा। साथ साथ दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 20 फरवरी को बीते दिन हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक अच्छी खबर सामने आई दोस्तों। यहाँ पर स्वाति मालीवाल और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपस में लगभग 20 से 25 मिनट तक डिस्कस कर रहे होते हैं। सवाल यह है कि कौन सी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा चल रही थी। आपको क्या लगता है, लिखकर जुटाएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन गुरुवार को बेगूसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राजनीतिक दलों, राजनीतिक हालत पर अपनी बात रखी है। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा यह भी एक बड़ा दावा कर दिया। दोस्तों, शहनवाज हुसैन ने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर कहा है कि हमें खुशी है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों, सैयद शहनवाज हुसैन की ओर से दिए गए बयान से यह बात तय है कि अब गिरिराज सिंह और शहनवाज के बीच में आपस में विवाद देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों, गिरिराज सिंह के बयान में प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर धर्म के आधार पर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो गिरिराज सिंह, अब्दुल कलाम और शहनवाज हुसैन जैसे मित्र कैसे मिलते। कुल मिलाकर दोस्तों, देश के विभाजन को लेकर बार बार सवाल खड़ा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता पर यह तंज कसा गया है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट के 2 वकील स्वागत बंदोपाध्याय और विश्वरूप मुखोपाध्याय के साथ साथ त्रिपुरा से आम आदमी पार्टी के संजय मुखर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी में कई और लोग शामिल हो गए। कोलकाता उच्च न्यायालय के 2 प्रतिष्ठित वकील स्वागत बंदोपाध्याय, विश्वरूप मुखोपाध्याय, त्रिपुरा के आम आदमी पार्टी के संजय मुखर्जी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। आपको जो लगता है दोस्तों, लिखकर जो बताएगा। बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है। इसी के साथ में सुप्रिया श्रीनेट ने भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को फिर जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि गोदी मीडिया के लोग पापा ने वॉर रुकवा दी बोला करते थे, लेकिन आज सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। इससे पता चलता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी एजेंडा बताने के लिए नहीं है। अमेरिका से भारतीय लोगों को हाथ में जंजीर बांधकर भारत भेजा गया, इसके बावजूद किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन मीडिया वालों के दोहरे एजेंडे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेत्री ने जोरदार निशाना साधा है। दोस्तों, आपको जो भी लगता है लिखकर जुटाएगा। साथ साथ सुविधाओं के अभाव में भी अंबेडकर ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। राहुल गांधी ने रायबरेली में रैली
रैली को संबोधित करते हुए सारी बातें बोली है दोस्तों, और दूर तक मैसेज भेजने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी क्लियर अपना आइडिया बता रहे हैं। साथ साथ सोनिया गांधी की बीती रात अचानक से तबियत खराब हो जाती है दोस्तों, उनको दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है। उम्मीद है कि वो अच्छे तरीके से होंगी और उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापसी करेंगे, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी का भी पूरे देश भर के अंदर कमबैक होगा। इसी के साथ में आरजेडी के एक एमएलए बड़ा दावा करते हैं दोस्तों। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा रहे हैं, तो आरजेडी के एमएलए कहते हैं क्योंकि वे हमारे साथ आ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर ये जो बड़ा दावा किया गया है दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्योंकि ये तो तय है कि नीतीश कुमार कुछ ना कुछ खेला जरूर करेंगे, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को अलग थलग करके छोड़ दिया है। नीतीश कुमार को मुर्दाबाद के नारे सुनने पड़ रहे हैं। हालांकि आरजेडी को भी उन्हें साथ में नहीं लेना चाहिए, अकेले मैदान में उतरना चाहिए। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे जय हिंद, जवाहर, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत धन्यवाद।